एक समय की बात है, एक छोटे से गांव आशापुरी में एक किसान रहता था जिसका नाम रामनाथ था। वह अपनी पत्नी निर्मला के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। रामनाथ बहुत मेहनती था और उसके पास केवल 2 एकड़ खेत था जिसमें वह जी तोड़ मेहनत करता था। उसकी सुबह खेतों में पसीना बहाते हुए बीतती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह हल लेकर निकल पड़ता था और शाम को वह अपने दोस्त के साथ घर लौटता और हर फसल को वह अपने बच्चे की तरह पालता था। निर्मला भी एक शांत स्वभाव की स्त्री थी जो अपने पति का हर काम में हाथ बटाती थी। वे दोनों गरीबी में भी खुश थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ और आत्मसम्मान था। रामनाथ के खेत के बगल में ही उसके बचपन के दोस्त धर्मपाल का भी खेत था। धर्मपाल भी किसान ही था, लेकिन रामनाथ जितना मेहनती नहीं था। दोनों साथ साथ खेत जाते, काम करते और शाम को घर लौट आते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। वे अक्सर एक दूसरे के खेतों में मदद करते, हंसी मजाक करते और जीवन की परेशानियों को साझा करते। एक दिन धर्मपाल के घर पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी कुसुम बहुत बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि धर्मपाल को कुछ सूझ नहीं रहा था। अरे रामनाथ, तुम्हें तो पता है कि मेरी इस बार फसल बहुत कम हुई है। पिछले साल भी सूखा पड़ गया था और मैंने जैसे तैसे करके जमींदार का कर्ज चुका दिया है। उसी वजह से मेरे पास अब कुछ पैसे नहीं बचे हैं। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसे तेज बुखार है और वह खांसते खांसते थक चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। गांव के डॉक्टर ने कहा कि शहर ले जाना होगा। उसका इलाज अब गांव में नहीं हो पाएगा। यहाँ की दवाइयाँ उसे असर नहीं कर रही हैं। शहर के बड़े अस्पताल में ही उसका इलाज हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद मेरी कुसुम मुझे छोड़ जाएगी। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हम बचपन के दोस्त हैं और दोस्त ही दोस्त के काम आता है। वैसे जमींदार से मैंने भी कर्ज लिया है जो इस बार की फसल से चुकाना था और मैं कल उन्हें वह कर्ज चुकाने ही वाला था। पैसे मैंने अलग से संभाल कर रखे थे, लेकिन मुझे लगता है उन पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। कुसुम भाभी का जीवन उन पैसों से बच सकता है। एक काम करो, तुम वह पैसे रख लो। मैं जमींदार का कर्ज अगले साल चुका दूंगा या कोई और रास्ता निकालूंगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, पैसे जमींदार को ही दे दो। तुम्हें तो पता है कि जमींदार कितना दुष्ट इंसान है। वह तुम्हें जीने नहीं देगा। अगर तुम कर्ज नहीं चुकाओगे तो वह तुम पर दुगना वसूल करेगा और तुम्हारी जमीन भी हड़प सकता है। तुम मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम मत उठाओ। कैसी बातें कर रहे हो? जरूरत के समय मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो दोस्ती का क्या फायदा? आखिरकार हम बचपन के दोस्त हैं, भाई जैसे हैं। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जमींदार की चिंता मत करो, मैं उसे किसी तरह समझा लूंगा। और अब तुम ज्यादा मत सोचो, समय बहुत कीमती है। ये लो पैसे और जल्द से जल्द भाभी का इलाज करवा लो। एक पल की भी देरी मत करना। रामनाथ ने अपने पास रखे सभी पैसे धर्मपाल के हाथ में थमा दिए जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम ना होते तो शायद मैं क्या करता। मुझे तो लग रहा था कि अब मेरी कुसुम नहीं बचेगी। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत नसीब वाली बात है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जीवन भर मैं तुम्हारा आर्नी रहूंगा। जैसे ही मेरी फसल अच्छी होगी या कोई और इंतजाम होगा, मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। इतना कहकर धर्मपाल पैसे लेकर वहां से चला गया। अगले दिन रामनाथ जमींदार महाबली सेठ के यहाँ जाता है। जमींदार का घर गांव में सबसे बड़ा और आलीशान था, जो उसकी क्रूरता और धन लालच का प्रतीक था। उसके दरवाजे पर ही उसके 2 विशालकाय दरबान खड़े रहते थे। रामनाथ ने हिम्मत करके अंदर प्रवेश किया और बोला, राम राम जमींदार जी। आओ आओ रामनाथ, ले आए तुम कर्ज की रकम। मुझे तो पता था कि तुम समय पर पैसे ले आओगे। मालिक, ये कर्ज नहीं लौटा पाऊंगा अभी। बात यह है कि मेरा दोस्त धर्मपाल, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे तुरंत शहर ले जाना पड़ा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। 1-2 महीने में जब मेरी फसल आएगी, मैं आपका सारा कर्ज ब्याज सहित लौटा दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें खुद खाने पीने के लाले पड़े हैं और बड़े आए समाज सेवा करने वाले, और समाज सेवा भी तुम मेरे पैसे से कर रहे हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? और यहाँ मुझे ये सब कहानी सुना रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुमसे दुगनी रकम वसूल लूंगा और तुम्हारी जमीन भी हड़प लूंगा। रामनाथ जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है। दया कीजिए मालिक, मैं आपका नमक खाता हूँ, मैं आपका पैसा कभी नहीं रखूंगा, बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए। पर जमींदार रामनाथ की एक नहीं सुनता और उसे वहां से धक्के मारकर भगा देता है। जमींदार के दरबानों ने रामनाथ को बाहर निकाल दिया। रामनाथ निराश होकर वहां से चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। उसकी जमीन ही उसकी जीविका थी और उसे खोने का डर उसे सता रहा था। निर्मला को यह बात कैसे बताएगा, यह भी चिंता थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामनाथ हर दिन धर्मपाल का इंतजार करता है, सोचता है कि वह पैसे लेकर आएगा। एक दिन रामनाथ की मुलाकात धर्मपाल से गांव के चौराहे पर होती है। अरे धर्मपाल, तुम शहर से कब लौटे? तुम्हें देखा नहीं इतने दिनों से। कुसुम भाभी का इलाज हो गया, अब उनकी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है? अरे रामनाथ, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। हाँ, तुम्हारी भाभी अब ठीक है, उनका इलाज हो गया है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर धर्मपाल वहां से जल्दबाजी में निकल जाता है। ये देखकर रामनाथ को थोड़ा अजीब सा लगता है। उसे धर्मपाल का व्यवहार पहले जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता और वह भी बिना कुछ और बोले वहां से घर चला जाता है। धर्मपाल अपने घर पहुंचकर तुरंत अपनी पत्नी कुसुम से कहता है, अरे कुसुम, तुम्हें पता है आज बीच रास्ते में मुझे रामनाथ मिल गया था और वह मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैंने किसी तरह से उसे जल्दबाजी का बहाना बनाकर वहां से निकल आया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था उससे बात करते हुए। आप कब तक उससे ऐसे छुपते रहोगे? एक न एक दिन तो वह आपसे पैसों के बारे में पूछ ही लेगा। मुझे तो पहले ही पता था कि यह सब झूठ बोलना ठीक नहीं है। अब आपने उसे पैसे वापस करने का वादा किया था तो करना ही पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, इस बारे में जमींदार से बात कर लीजिए। आखिर ये सब कुछ जमींदार जी के कहने पर ही किया है, वही कोई रास्ता निकालेगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। मैं अभी जमींदार से बात करके आता हूँ। जमींदार जी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने झूठ बोलकर अपनी बीवी के बीमार होने का बहाना करके रामनाथ से पैसे ले लिए थे और अपने ससुराल चला गया था ताकि उसे लगे कि मैं अस्पताल में हूँ और अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा हूँ। इसी तरह मैंने आपका काम कर दिया है। अब तो आप मेरे ब्याज के पैसे नहीं मांगेंगे ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ब्याज के पैसे माफ करता हूँ। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। रामनाथ अब हमारी मुट्ठी में है। पर मैं रामनाथ को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। उसे मुझ पर शक होने लगा तो मुश्किल होगी। आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करिए। तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था। उसमें से 4 दिन तो गुजर चुके हैं, 3 ही दिन बचे हैं और 3 दिन में वह खाक पैसों का इंतजाम करेगा। उसे मजबूरन अपनी जमीन मुझे देनी पड़ेगी और फिर मैं उसका जमीन पर भी कब्जा करूंगा। फिर 3 दिन बाद, जो जमींदार द्वारा दी गई मोहलत का आखिरी दिन था, रामनाथ धर्मपाल के घर जाता है। उसके मन में अभी भी उम्मीद थी कि धर्मपाल पैसे लेकर आएगा। वह दरवाजे पर पहुंचकर आवाज देता है, अरे धर्मपाल, बाहर आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जमींदार का समय पूरा हो रहा है। अरे भाई साहब, वो तो घर पर नहीं है। वह तो 2 दिन पहले ही शहर के लिए निकल गया था। आपको कुछ जरूरी काम था क्या? मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। दरअसल वह शहर गए हुए हैं और 3 दिन बाद ही लौटेंगे, ऐसा कहकर गए थे। रामनाथ को सुनकर गहरा झटका लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर के नीचे से जमीन खींच ली हो। ये सुनकर रामनाथ बहुत निराश हो जाता है और घर की ओर लौट जाता है। उसके मन में अब धर्मपाल के लिए गहरे शक पैदा हो गए थे। उसे लगा कि धर्मपाल ने उसे धोखा दिया है। वह पूरी तरह से टूट गया था। अजी सुनते हो, बाहर निकल जाओ, रामनाथ चला गया है। अच्छा हुआ जो चला गया। अब 3 दिन तक वह मेरा दिमाग नहीं खाएगा और तो और
3 दिन में जमींदार जी का काम भी हो जाएगा। रामनाथ की जमीन हमारे पास होगी। क्या करूं निर्मला, कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार ने 1 हफ्ते का समय दिया है और आज आखिरी दिन है। धर्मपाल भी शहर गया हुआ है, पता नहीं कब लौटेगा। अगर आज उसे पैसे नहीं मिले तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। हम क्या करेंगे? ये सब आपकी ही गलती है। देख लिया आपने किसी की मदद करने का नतीजा। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे लोग मतलबी होते हैं। आपने उसकी मदद की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? आज हम उसकी वजह से इतनी मुसीबत में हैं। अगर उस दिन आपने उसकी मदद नहीं की होती तो हम जमींदार का कर्ज कब का चुका चुके होते। हमें यह दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। जब से धर्मपाल शहर से लौटा है उसने एक बार भी आपसे बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उसे थोड़ा भी इस बात का एहसास होता तो वह आपसे बात करने जरूर आता। लेकिन जब से वह लौटा है वह जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा है। मुझे तो लगता है वह हमारे पैसे लौटाना ही नहीं चाहता, इसलिए जानबूझकर अब फिर से शहर भाग गया ताकि आपसे सामना ना हो। नहीं निर्मला, मुझे नहीं लगता कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह मेरा बचपन का दोस्त है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। शायद उसे सच में कोई बहुत जरूरी काम होगा। तुम देख लेना, वह बहुत जल्द हमारे पैसे लौटा देगा। आपको क्या लगता है सब आपकी तरह होते हैं? आप लोगों को नहीं जानते। सब लोग मतलबी होते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं और फिर पहचानते तक नहीं। फिर चाहे वह दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, ये मतलब की दुनिया है। यहाँ सब अपने काम से मतलब रखते हैं, फिर कोई किसी को नहीं पूछता। मैंने बचपन से यही देखा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जमींदार को कैसे संभालेंगे? कहाँ जाएंगे हम? निर्मला, मुझे अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, जितना हो सके लोगों की मदद ही की है। ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो होगा वह देखा जाएगा।